We'll be discussing about Banking Regulation Act 1949. Banking Regulation Act 1949. Some of the important sections have been discussed below. Section 5. So, Section 5 contains definition of banking company, secured loans और advances. कि banking की definition क्या है? So we'll be discussing all these things in details also, but in short, what banking is? Banking as per Section 5 is acceptance of deposit from the public for lending and investment. Means in short, deposit accept करना किस पर्पस के लिए? फॉर लैंडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए, ये है. देन सेक्शन 6. सेक्शन 6 डिस्क्राइब्स द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कि क्या क्या बिजनेस एक बैंकिंग कंपनी कर सकती है, ये सेक्शन 6 बताता है. अभी आपको, क्योंकि वहाँ पे ये एग्ज़ाम के अंदर क्या आता है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन आती है कि दिस इज़ पर्टिकुलर एक्शन और एक्ट एंड इट इज़ कवर्ड अंडर व्हाट सेक्शंस. सो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जब आप करते हो तो डेफिनेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट कम्स इन सेक्शन 5, व्हाट कम्स अंडर सेक्शन 6. So section 5 is contains the definition of banking or banking company, and it discusses about secured loans or advances. Section 6 tells कि what forms of business a banking company can perform, or it can engage in what sort of businesses. Then we are coming to section 7. Section 7 is very important. Section 7 tells कि कोई भी जो बैंकिंग कंपनी होगी उसको अपने नाम के अंदर बैंक, बैंकर और बैंकिंग कंपनी मीन्स ये वाला इनमें से कोई एक नाम जरूर रखना पड़ेगा. लाइक पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. Some of the banks are writing banking company. Some of bankers are writing like A to Z investment bankers. Like this, they are writing. So इनमें से बैंक, बैंकर, बैंकिंग और बैंकिंग कंपनी कोई एक नाम ज़रूर होना चाहिए उस जो बैंकिंग बिजनेस के लिए अथराइज्ड होगा. So it is covered under section 7. Then we are talking about section 8. सेक्शन 8 ये बताता है कि कौन कौन से ट्रेड जो है एक बैंकिंग कंपनी नहीं कर सकती, कौन से काम. फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, कि ट्रेडिंग ऑफ गुड्स कैन नॉट बी डन बाय ए बैंकिंग कंपनी. सो दिस इज सेक्शन 8. सो सेक्शन 8 टेल्स अबाउट द प्रोहिबिशंस or restrictions for a banking company. Then we are coming to section 9. Section 9 tells कि no banking company shall hold any immovable property. You know, most of the bank buildings, they are rented ones, except your head office or some of the very important buildings or a main branch in a city. बाकी सब जितनी भी हैं, सब की सब, ऑल ऑफ देम, वो रेंट पे होती हैं. क्योंकि उन्होंने ये क्लियर किया सेक्शन 9 ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, कि नो बैंकिंग कंपनी शेल होल्ड एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी. नाउ देयर इज एक क्वेश्चन आता है कि सपोज कि एक बैंकिंग कंपनी है, उसने कोई प्रॉपर्टी सरफेसी में जो है एक्वायर कर ली. तो सरफेसी में भी अगर कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की हुई है तो उसको हम लोग, कोई भी बैंक, इट कैन नॉट रिटेन फॉर मोर देन 7 years. उसको विद इन 7 years सेल करना पड़ेगा. एंड इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस फर्दर 5 years एक्सटेंशन कैन बी गिवन, कि 5 साल की एक्सटेंशन आगे भी दी जा सकती है. सो जितनी प्रॉपर्टीज सरफेसी में बैंक एक्वायर करता है उसको विद इन 7 years ऑप्शन करना पड़ता है. और अगर कोई, जैसे अभी रिसेंटली कोरोना हो गया, इस टाइम में मान लो किसी के 7 years हो रहे हैं तो उस पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है, बट मैक्सिमम एक्सटेंशन कैन बी फॉर 5 years. सो दीज आर अप टू सेक्शन 9.
Now we'll talk about section 10. Section 10 is about management. So there are prohibitions on employment of managing agents and restrictions on certain form of employment. इसकी मैनेजमेंट के बारे में सेक्शन 10 में बताया गया है कि क्या क्या हो सकता है, हाउ इट्स मैनेजमेंट विल बी देयर विल बी ए चेयरमैन, सिमिलरली देयर विल बी सम मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. तो ये एक सिस्टम सेक्शन 10 टेल्स अबाउट द मैनेजमेंट. और मैनेजमेंट में ये बताया है कि द पर्सन्स हु आर एट द टॉप मैनेजमेंट दे शुड बी एक्सपर्ट इन द एरिया बैंकिंग, इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस. मीन्स इन सब चीज़ों में से किसी एक में वो एक्सपर्ट होने चाहिए एंड दे शुड हैव सफिशिएंट नॉलेज ऑफ द सेम. Then section 11. Section 11 tells about the requirement as to minimum paid up capital and reserves. कि उसकी जो है मिनिमम पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स कितने होने चाहिए वो ज़रूरी है. तो इसमें जो है डोमेस्टिक बैंक्स जो हैं उनकी मिनिमम 5 लाख होनी चाहिए और फॉरेन बैंक्स जो है उनकी मिनिमम 15 लाख होनी चाहिए. लेकिन जो बैंक जो है, जो फॉरेन बैंक्स मुंबई और कोलकाता में काम कर रहे हैं उनके लिए 20 लाख है मिनिमम पेड अप कैपिटल. देन वी आर कमिंग टू सेक्शन 12. सेक्शन 12 टेल्स अबाउट कि पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए, सब्सक्राइब्ड कैपिटल. दैट इज द सेक्शन 11 टेल्स अबाउट द मिनिमम और सेक्शन 12 टेल्स अबाउट पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल एंड वोटिंग राइट्स के बारे में वो बताता है. जब आप सेक्शन 12 के बारे में बताते हो तो इट टेल्स दैट पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड ऑथराइज्ड कैपिटल एंड वोटिंग राइट्स. सो it tells that subscribed capital should not be less than half of the authorized capital. Suppose authorized capital is suppose 5 crore. So out of that subscribed capital should not be less than 2.5 crore. Authorized capital वो capital होती है जिस लेवल तक, हाईएस्ट लेवल तक कोई भी कंपनी इज ऑथराइज्ड टू रेज कैपिटल. और सब्सक्राइब्ड है वो उसमें से जितनी रेज कर चुकी है, जो ऑलरेडी उसको सब्सक्राइब कर दिया उन्होंने. सपोज 10 करोड़ इज द टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल, सो हाफ ऑफ दैट विल बी 5 करोड़. सो अगर उसकी पेड अप कैपिटल जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो 10 करोड़ है तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल 5 करोड़ से कम नहीं हो सकती. और जो है वोटिंग राइट्स के बारे में भी बताया है कि नो पर्सन shall have voting rights in excess of 10% of total voting rights. कि टोटल वोटिंग राइट्स के जो 10% से ज़्यादा किसी एक आदमी के पास ज़्यादा वोटिंग राइट्स नहीं होंगे. सो ये दिस इज अबाउट सेक्शन 12. नाउ सेक्शन 13. सेक्शन 13 टेल्स अबाउट द कमीशन, ब्रोकरेज, डिस्काउंट और ऑन सेल ऑफ शेयर्स. सो कोई भी कंपनी हाउ मच ब्रोकरेज और कमीशन इट कैन पे. So it has been prescribed कि no banking company can pay more than 2.5% of the paid up value of one share. कि one share की जो paid up value है, suppose it is 100 rupees, so it cannot pay 2.50 rupees more than 2.50 as commission or brokerage. मतलब commission or brokerage cannot be more than 2.5%. Then we are coming to section 14. Section 14 prohibits a banking company from creating a charge upon unpaid capital. कि उसकी जो unpaid capital है उसके ऊपर वो charge create नहीं कर सकते because it is not paid. And it has a subsection 14A. It prohibits a company from creating a floating charge on the undertaking or any property of the company without the permission of RBI. कि floating charge जो है RBI की permission के बिना नहीं कर सकते. And section 15 tells about the restrictions as to payment of dividend. कि dividend pay करने के लिए क्या restrictions हैं. So it prohibits payment of dividend
until all its capitalized expenditure has been completely written off. So it is about what means in the beginning new companies when there is a capital expenditure they have incurred. So till that entire capital expenditure is wiped off, they cannot declare dividend. ये नहीं है कि वो डिविडेंड शेयर होल्डर्स को बांटते रहें जबकि उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलरेडी राइट ऑफ नहीं हुआ है. सो इस सेक्शन में हमने बात की इस स्लाइड में सेक्शन 10 के बारे में. इट इज़ अबाउट मैनेजमेंट एंड इन मैनेजमेंट आई में ऐड ए पर्सन एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट कि वो इंसॉल्वेंट हो गया है या कन्विक्टेड हो गया ऑफ एन ऑफेंस कि उसको कोर्ट ने किसी ने कोई सजा दे दी जिसमें मॉरल टर्पिट्यूड आता है. अब मॉरल टर्पिट्यूड की डेफिनेशन बहुत वास्ट है. इट कैन नॉट बी डिस्कस्ड एट दिस स्टेज. मीन्स कोई भी ऐसा काम विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड particularly relating to an financial institution, or one has suspended payment or has compounded with his creditor cannot be implied. Means कोई डिफॉल्टर रहा है, इस तरह से कोई भी आदमी जो है जिसके ऊपर किसी भी तरह का कोई ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से उसके मॉरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व होता है तो कोई ऑफेंस बन जाता है मॉरल टर्पिट्यूड का. ऐसे किसी भी व्यक्ति को हम जो है इसमें बैंकिंग कंपनी में एम्प्लॉय नहीं कर सकते. इसमें एक होल टाइम चेयरमैन होता है जिसकी टर्म 5 साल होती है, 5 years, बट इट कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर फॉर फर्दर टर्म. एक टर्म और भी एक्सटेंड हो सकती है विद द परमिशन ऑफ आरबीआई एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. Next section is section 17. It is about creation of reserve fund. And as per Banking Regulation Act, 20% of the profit should be transferred to reserve fund before any dividend is declared. मतलब जितना आपका प्रॉफिट बैंक का एक ईयर एंड में होगा, फाइनेंशियल ईयर एंड में, उसको 20% एटलीस्ट आपको रिजर्व फंड में डालना पड़ेगा और उसके बाद ही अगर आप कोई डिविडेंड देना चाहें तो दे सकते हैं. और एक चीज़ और इसके अंदर, अगर इस रिजर्व फंड में से आपने उसको कहीं अप्रोप्रिएट किया है किसी भी पर्पस के लिए, वो वट एवर इज़ द परमिटेड पर्पस, यू कैन नॉट अप्रोप्रिएट ए रिजर्व फंड फॉर द पर्पस विच इज़ नॉट परमिटेड बाई आरबीआई. बट येस, इन केस सम अप्रोप्रिएशन इज मेड, then definitely it is to be reported to RBI within 21 days. So this is about section 17 about reserve fund कि आपको जितना ईयरली प्रॉफिट होगा उसका 20% सबसे पहले आपको रिजर्व फंड में ट्रांसफ़र करना है, उसके बाद ही आप कोई डिविडेंड दे सकते हो. एंड सेकेंडली, अगर आप उस रिजर्व फंड में से कुछ भी अप्रोप्रिएट करना चाहते हो तो उसको उसके बाद जो है विद इन 21 days इट इज़ टू बी रिपोर्टेड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. Then section 18, it is very important, maintenance of cash reserve. वो ये कहते हैं कि कोई भी नॉन शेड्यूल्ड बैंक है उसको 3% ऑफ डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का उसको जो है कैश रिजर्व एटलीस्ट उसको करना पड़ेगा. और जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं उसको एज पर आरबीआई गाइडलाइंस जितना भी टाइम टू टाइम होगा वो उसको कैश रिजर्व की शेप में रखना पड़ेगा. CRR SLR वी विल बी डिस्कसिंग सेपरेटली, उसको अलग से भी करेंगे. तो सेक्शन 18 इज अबाउट मेंटेनेंस ऑफ कैश रिजर्व. देन सेक्शन 20 हमें ये बताता है कि लोन्स एंड एडवांसेस के ऊपर किस तरह की क्या रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं. और सबसे जो इम्पोर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्ट्रिक्शन इज बैंक्स कैन नॉट ग्रांट लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ इट्स ओन शेयर्स. उसके जो अपने शेयर होते हैं उसके अगेंस्ट वो कोई भी लोन नहीं दे सकता. आपने देखा होगा, आप अपने शेयर कभी भी प्लेज रख के उसके अगेंस्ट अपने ही बैंक के शेयर्स प्लेज करके उसके अगेंस्ट लोन नहीं ले सकते क्योंकि इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. देन सेक्शन 21 ये एम्पावर करता है टू द डायरेक्टर्स ऑफ बैंक और इट issues directives to the bank to determine policy for advances. एडवांसेस के लिए जो पॉलिसी बनती है कि एडवांस कैसे किए जाएंगे, what will be the purpose, what will be the maximum exposure for every category like this. So this is to be done under section
21। 22 सेक्शन जो है, इट एम्पावर्स आरबीआई टू इशू लाइसेंस फॉर ओपनिंग ए बैंक ओपन करने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, एंड इट इज़ required under section 22 of the banking regulation act, and 23 is more simpler, it is for opening of branches. Now 23 has been liberalized to very high extent कि पहले हर ब्रांच खोलने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन अब जो है कुछ एक स्पेसिफिक पर्पसेस, स्पेशल प्लेसेस पे जो ब्रांचेस खोलनी है उसके लिए परमिशन की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपको उसकी परमिशन उन्होंने काफ़ी लिबरलाइज कर लिया विद सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस एंड डिपेंडिंग अपॉन द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द बैंक. दिस इज़ अबाउट सेक्शन 17 टू सेक्शन 23. Next is section 24. So section 24 is very important section. It is about SLR, statutory liquidity ratio. Section 18 is about cash reserve, but that is for non-scheduled banks, because otherwise CRR is covered under RBI Act. Now section 24 is about statutory liquidity ratio, and as per section 24, every bank has to maintain liquid assets in the form of either cash, gold and unencumbered, means जो कहीं पे encumbered ना हो, approved securities at the close of any business, which is a minimum of certain percentage, means percentage is fixed. From time to time SLR is being changed by RBI depending upon the economic requirement. So section 24, it is very important. So there can be a question कि SLR is maintained under which section. It is under section 24. और SLR में किस शेप में रखना है कि whatever is the percent applicable SLR at that time, it should be in the form of gold, cash, gold and unencumbered approved securities. Then section 26, return of unclaimed deposit 10 years and above within 30 days of close of each calendar year, means हर calendar year के end में जो 10 years and above के जो डिपॉजिट्स हैं वो आरबीआई को रिटर्न करने पड़ते हैं, भेजने पड़ते हैं. देन सेक्शन 31 इज अबाउट पब्लिकेशन ऑफ बैलेंस शीट्स, कि कोई भी बैंक जो है उसको बैलेंस शीट एंड ऑडिटर रिपोर्ट अपनी क्लोजिंग जो भी एंड ऑफ द पीरियड ऑफ क्लोजिंग है उसके विद इन 3 months में उसको अपनी बैलेंस शीट को पब्लिश करना पड़ेगा. देन सेक्शन 35 इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस, क्योंकि अंडर सेक्शन 35 आरबीआई इज ऑथराइज्ड टू अंडरटेक इंस्पेक्शन ऑफ बैंक्स, कि बैंक्स की इंस्पेक्शन कर सकता है और inspection के बाद it can give appropriate directions also. So generally very big branches or foreign exchange branches or special branches where some specific purpose branches are there, RBI is making inspections from time to time and it is giving directives also in this regard. Then section 45 empowers RBI to apply to central government for suspension of business by a banking company and to prepare scheme for amalgamation. When the amalgamation of banks is there, it is under section 45, by virtue of which RBI is giving a request application to central bank फॉर सस्पेंशन ऑफ बिजनेस, कि उस बैंक का, उस बैंकिंग कंपनी का बिजनेस सस्पेंड कर दिया जाए और इसको इसमें एमलगेमेट कर दिया जाए, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेती है कि हाउ इट इज़ टू बी डन. नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 45Y. Section 45Y, it empowers central government to frame rules specifying the period for which a bank shall preserve its books. आपने देखा होगा कि टाइम टू टाइम हमारे सर्कुलर्स आते रहते हैं जिसमें ये आता है कि आपको जो है विड्रॉल स्लिप्स और चेक्स कितने टाइम के लिए रिजर्व रखने हैं, अपनी जो दूसरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसको कितने टाइम रखना है, वाउचर कितने टाइम, दूसरे ट्रांसफ़र वाउचर्स या कैश डिपॉजिट के वाउचर्स कितना टाइम रखने हैं.
लोन डॉक्यूमेंट्स, जो लोन अकाउंट्स बंद हो जाते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स कितना टाइम रखने हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं दिस इज़ गिवन अंडर सेक्शन 45 एंड दिस पावर इज़ बिफोर सेंट्रल गवर्नमेंट टू फ्रेम रूल्स रिगार्डिंग दिस कि फॉर हाउ मच टाइम a particular record is to be preserved. Then section 45Z. Earlier was section for preserving the record, it is section 45Y, and 45Z is for returning a paid instrument to the customer. कि कस्टमर को जो पेड इंस्ट्रूमेंट देना है वो आप दे सकते हो। रिजर्व बैंक को पावर, ये हर बैंक को एक पावर होती है अंडर सेक्शन 45Z कि इन केस सम कंपनी सम कस्टमर डिमांड्स कि मेरा चेक, मेरा ओरिजिनल चेक वापस किया जाए, मे बी एनी पर्पज, फॉर एनी पर्पज, तो बैंक हैज़ पावर टू रिटर्न दैट चेक। बैंक विल कीप ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दैट चेक विद द इंस्ट्रूमेंट विद इट, and it can return the, on his request, it can return the original document to the customer. Then section 45ZA to 45ZF. These sections are about nomination facility depending upon different accounts and different type of customers. Because still we are discussing about the sections only, we cannot go into details, entire details. But section 45ZA to section 45F, it is about nomination facility, and this question is generally put in almost every exam, या वो बैंकिंग के मेन उसमें होगा या इसमें आएगा। नॉमिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो दिस इज टू बी टेकन केयर ऑफ। सो नॉमिनेशन फैसिलिटी इज अंडर सेक्शन 45ZA to 45ZF. Then there is a section 47A. 47A is a section which empowers RBI to put some penalty to a particular bank or banking company for some violations. आपने अखबार में कभी पढ़ा होगा ऐसे बैंक को जी 30 लाख रुपए, 30 करोड़ रुपए की पेनल्टी लग गई, इस बैंक को 20 करोड़ की लग गई, इस बैंक को 10 करोड़ की लग गई। मैनी टाइम्स डिफरेंट बैंक्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेम ऑफ द बैंक, ICICI बैंक आई हैव गिवन एग्जांपल ओनली, कि किसी भी बैंक को अगर कोई वायलेशन लगता है, रिजर्व बैंक को कुछ वायलेशन हुई है, तो इट कैन इम्पोज पेनल्टी ओवर दैट बैंक, एंड दिस पावर इज गिवन अंडर सेक्शन 47A. एंड देन 49A, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये है कि कोई भी बैंक, उसको छोड़ के कोई भी कंपनी, वो कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती विच कैन बी विड्रॉन थ्रू ए चेक. So checkbook can be issued by a banking company only. Use of checkbook is restricted to a banking company only who has obtained a license from Reserve Bank of India. So this is some information about Banking Regulation Act. Some of the important sections have been given in this slide, and we'll be discussing about Reserve Bank of India Act 1934. Actually, Reserve Bank of India was constituted under India Act 1934. 1934 में ये एक्ट बना था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, और इसकी फंक्शनिंग जो स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 से। मीन्स एक्ट वाज फाउंड इन 1934 बट इट्स फंक्शनिंग वाज स्टार्टेड इन 1935. And then there was another development, that it became a state-owned institution under Reserve Bank Transfer of Public Ownership of India Act 1948. 1948 में एक एक्ट आया था, रिजर्व बैंक इन ब्रैकेट्स ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप ब्रैकेट क्लोज ऑफ इंडिया एक्ट 1948. So it has become state-owned institution. एंड दिस एक्ट इम्पावर्स यूनियन गवर्नमेंट, मतलब यूनियन गवर्नमेंट को इस एक्ट से बहुत पावर्स हैं, बट इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ RBI. यूनियन गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट, यूनियन गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ RBI टू इशू सच डायरेक्शंस टू RBI एज कंसिडर्ड नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट. पब्लिक इंटरेस्ट में टाइम टू टाइम जो भी डायरेक्शंस ज़रूरी हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू RBI करती है. अभी आपने देखा होगा रिसेंटली
कोरोना कोविड-19 की कुछ स्पेशल मेजर्स के रूप में उन्होंने पैकेजेस दिए हैं. ऑल पैकेजेस have been announced by Government of India, but the implementation part, particularly the financial part, it will be done through RBI and further banking system. RBI एक्ट के हिसाब से देर इज वन गवर्नर ऑलवेज, एक गवर्नर होता है. एक्चुअली देर इज ए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, and in that central board of directors there is one governor and 4 deputy governors and 15 directors nominated by union government of India. So what is the constitution of the central board of directors of Reserve Bank of India? That is one governor, 4 deputy governors and 15 directors. And of course, the internal management is based on functional specialization and coordination amongst about 20 departments with headquarters at Mumbai with the financial capital, which is the financial capital of the country. So it is like this. So you see कि इसके डिपार्टमेंट्स जो है अराउंड 20 डिपार्टमेंट है, फॉरेक्स डिपार्टमेंट है, करेंसी डिपार्टमेंट है, लाइक दिस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर देयर. नाउ वी आर कमिंग टू मेन ऑब्जेक्टिव्स कि आरबीआई के मेन ऑब्जेक्टिव्स, आरबीआई एक्ट में जो है आरबीआई के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. देखिए आरबीआई का काम क्या होता है, फर्स्ट एंड फोरमोस्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो, टू मेंटेन स्टेबिलिटी, particularly relating to economy, so that the economy runs smoothly. So it makes plans from time to time just in view of the current situation of the economy and where we want to take the economy. So some measures are taken. Then to maintain financial stability, means financial stability maintain करना भी रिजर्व बैंक का काम है. स्टेबल पेमेंट सिस्टम है, आरटीजीएस सिस्टम है, एनईएफटी सिस्टम है, देयर आर मैनी अदर पेमेंट सिस्टम्स. अगर उसमें स्टेबल नहीं रहता, कुछ प्रॉब्लम होती है, दैट विल बी ए बिग प्रॉब्लम. देन टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना अप एंड डाउन. ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट is doing in consultation with Reserve Bank of India, and this monetary policy is there, and thereafter review of monetary policies are there. In between the changes in some major ratios is there. Sometimes this repo rate changes, sometimes reverse repo rate changes, sometimes SLR percentage changes. All these things are done by RBI, and some of the things are in direct consultation with Government of India. And then to regulate the volume of money in the economy, कि volume कितना रहना है, volume, some funds are to be withdrawn, some funds are to be released, how it is to be done, volume of money, how much volume of money should be there in the system. This regulation, this system is regulated by Reserve Bank of India. And then just to maintain the exchange rate also, this forex exchange rate of our own currency vis-a-vis other currencies. So these things are some of the objectives, main objectives, which are there, which have been provided to Reserve Bank of India through RBI Act 1934. So I have told main tools RBI which is using from time to time is cash reserve ratio. It may increase or decrease. Statutory SLR means statutory liquidity ratio. Then open market operations, sale and purchase of these securities. Bank rate system, just to maintain the bank rate stable or to increase or to decrease depending upon the condition of economy, requirement of the economy. It all measures are taken so by Reserve Bank of India. So all these functions are covered under RBI Act. In addition to that, RBI is doing some regulatory functions also, because section
this Banking Regulation Act 1949, it gives vast powers to Reserve Bank of India to regulate the functioning of the banking system also. So these are some of the main functions of Reserve Bank of India in short. And then in addition to this, it gives directions to the banks from time to time, depending upon the particularly relating to this bad loans, willful defaulters, NPA increase or decrease, means some measures to be given for NPA policies. So these directions are given by RBI from time to time to the banking system as a whole. So in this slide, some of the important sections have been given. So you can go through the sections, because this is something which is required for remembering purpose, that which section of which act means it covers what type of activity. So here it is section 17, 18, so up to section 49 are there. So it is there that what exactly is being done by RBI under various sections.